जय हिंद बच्चों। मैं आपका अपना एजुकेटर प्रमोद कुमार आप सबों के लिए बायोलॉजी एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जीव जगत का वर्गीकरण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट तथा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैव जगत का वर्गीकरण। तो बच्चों, बहुत पहले से ही बहुत सारे लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा जीवों के वर्गीकरण के क्षेत्र में प्रयास होते रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया वह सबसे पहले एरिस्टोटल के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण एरिस्टोटल के द्वारा किया गया और अरस्तु ने प्लांट्स को 3 वर्गों में बांटा तथा एनिमल को 2 वर्गों में बांटा। प्लांट्स को 3 वर्गों में किन किन वर्गों में बांटा है? प्लांट्स को बांटा है ट्री में, हर्ब्स और श्रब में, मतलब वृक्ष, शाख तथा झाड़ी। प्लांट्स को बांट दिए अरस्तु ने वृक्ष, शाख तथा झाड़ी में। और एनिमल को उन्होंने आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा। आरबीसी जिसमें है उसको एनाइमा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनाइमा। और जिसमें आरबीसी नहीं है उसे एनीमा कहते हैं। तो विथ आरबीसी, आरबीसी जिसमें उपस्थित हैं ऐसे जंतुओं को इनाइमा बोला गया, और जिसमें आरबीसी नहीं है ऐसे जंतु को एनीमा बोला गया। इस प्रकार से अरस्तु ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया, जिसमें प्लांट को 3 वर्गों में, ट्रीज वृक्ष, हर्ब्स शाख, अश्रब झाड़ी, तथा जंतुओं को आरबीसी की उपस्थिति के आधार पर, जिसमें आरबीसी है उसे इनेमा कहा गया और जिसमें आरबीसी नहीं है उसे एनीमा कहा गया। अब चलते हैं बच्चों इसके आगे की कहानी, वर्गीकरण के आगे की कहानी, और कौन वैज्ञानिक आए। तो इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो दूसरे वैज्ञानिक आए हैं वर्गीकरण के क्षेत्र में, क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में, वो वैज्ञानिक हैं लिनियस, कैरोलस लिनियस, जिनसे हम पिछले चैप्टर में भी परिचित हैं। तो लिनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। जीव जगत को 2 वर्गों में बांटा, जीवों को 2 जगत में बांटा है। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण, जहाँ की जीव को 2 जगत किन किन जगत में बांटा? तो एक जगत है प्लांटी, पादप, दूसरा जगत है एनिमेलिया, जंतु। तो बच्चों, लिनियस के द्वारा जो द्विजगत वर्गीकरण है यह बहुत आसानी से, बहुत सरलता से समझा जा सकता है। फिर भी इनमें कुछ खामियां रह गई। वे खामियां क्या हैं? तो वे डिमेरिट्स क्या हैं? तो उन डिमेरिट्स में हम बात करते हैं। वे डिमेरिट्स क्या हैं? तो डिमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें है, 1 नंबर है कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में विभेद नहीं कर पाया। दूसरा जो है, इन्होंने यूनिसेलुलर एवं मल्टी सेलुलर
में विभेद नहीं कर पाया। इन्होंने फोटोसिंथेटिक एवं नॉन फोटोसिंथेटिक में विभेद नहीं कर पाया। द्विजगत वर्गीकरण को अच्छी तरह से सरलतापूर्वक हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी भी कुछ खामियां हैं। वे खामियां हैं कि लिनियस ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कुछ नहीं बोला। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कोई विभेद नहीं किया। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीवों के बीच में विभेद नहीं कर पाया। और साथ ही कुछ ऐसे जीव जंतु थे जो ना पादप के गुणों से मैच कर रहे थे और ना एनिमल के गुणों से मैच कर रहे थे। इस आधार पर उन जीवों को इन दोनों जगत में से किसी में भी स्थान देना उचित नहीं था। तो इसके बाद जो है एक और वर्गीकरण हुआ। वे वर्गीकरण है थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा दिया गया है। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि हैक्कल के द्वारा दिया गया है। थ्री किंगडम ऑफ तीन जगत वर्गीकरण हैक्कल के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार, हैक्कल के अनुसार क्या किया गया, जीव जगत को तीन वर्गों में बांटा। एक प्लांटी तो पहले से था, एनिमेलिया भी था, और तीसरा जगत हुआ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तीसरा जगत जो कि हैक्कल के द्वारा लाया गया। पहले से दो जगत थे लिनियस के द्वारा, और तीसरे जगत जो है हैक्कल उसमें जोड़े। इस तरह से तीन जगत वर्गीकरण, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत जो है जीवों को प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा में बांटा। इसमें भी खामियां थी। कुछ जीव ऐसे थे जो कि प्रोकैरियोटिक थे, उन्हें इन तीनों में से किसी में नहीं रखा जाने लगा। तो इसके बाद आया कॉपलैंड। इसके बाद जो वैज्ञानिक आए, टेक्सोनोमिस्ट आए, वे थे कॉपलैंड। और कॉपलैंड ने चार जगत वर्गीकरण दिया। फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कॉपलैंड के द्वारा दिया गया, उनके अनुसार क्या हुआ, तो जीवों को कॉपलैंड ने चार जगत में बांटा। एक जगत थे प्लांटी, दूसरा था एनिमेलिया, तीसरे थे प्रोटिस्टा और चौथे थे मोनेरा। अर्थात कहने का मतलब है मोनेरा को प्रोटिस्टा के बाद रखा गया। ये चार जगत वर्गीकरण जो हैं, इन चार जगत वर्गीकरण में कौन कौन है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है और मोनेरा है। अब इसमें भी कुछ खामियां थी, जिस खामियों को दूर करने के लिए R.H. विटेकर, जो कि काफ़ी फेमस हैं और हम लोगों के सिलेबस में R.H. विटेकर के ही 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। तो ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो R.H. विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को 5 जगत में बांटा। R.H. विटेकर के वर्गीकरण के हिसाब से जीव जगत को 5 जगतों में बांटा गया। जीव को 5 जगतों में बांटा गया है। ये 5 जगत कौन कौन से हैं और R.H. विटेकर ने अपने वर्गीकरण में क्या क्या आधार लिए, उनको हम चलते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को R.H. विटेकर ने 5 जगत में बांटा। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 वर्गों में बांटा है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। और हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वे प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। अब ऐसे जीव थे, ऐसे जीव हैं
वे सभी जीव जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, वे जो है नग्न केंद्रक वाले होते हैं। तो ऐसे जीवों को हमने प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा। और वे जीव कौन से थे? तो वे हैं मोनेरा, मोनेरा जगत के, मोनेरा जगत, ये मोनेरा जगत है जो कि प्रोकैरियोटिक है। और मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पर जीवों को दो वर्गों में बांटा, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत वे सभी जीव रखे गए जिनके अंदर, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं है। उन सभी जीवों को मोनेरा जगत कहा गया। और दूसरा यूकैरियोटिक जो थे, उन यूकैरियोटिक जीवों को नंबर ऑफ सेल के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक वैसे जीव जो कि एक ही कोशिका के बने होते हैं, जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, कार्य विभाजन नहीं होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर कहा गया। दूसरे ऐसे जीव जो कि कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टीसेलुलर कहा जाता है। तो यूनिसेलुलर जो हैं उसके अंतर्गत प्रोटिस्टा को रखा, जिसमें हम लोग शैवाल को पढ़ते हैं, डायटम्स को पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसे दूसरा जो है यह जगत है प्रोटिस्टा। संसार में वे सभी जीव जो यूकैरियोटिक हैं, साथ ही साथ एक ही कोशिका के बने हुए हैं, उन सभी जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने फिर दो भागों में बांटा। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पर, भोजन बनाने के आधार पर। तो वे सभी जीव जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उन्हें फोटोसिंथेटिक कहा गया। जिसके अंतर्गत जो है प्लांटी जगत को रखा गया, प्लांटी जगत को रखा गया। और कुछ ऐसे जीव थे जो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, अर्थात वे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उन जीवों को नॉन फोटोसिंथेटिक कहा गया, अर्थात हेटेरोट्रॉप्स कहा गया। अब वे हेटेरोट्रॉप्स भी जो हैं उनको हम क्या किए गए हैं, हेटेरोट्रॉप्स को जो है आर.एच. व्हिटेकर ने सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट दिया है। एक ऐसे जीव जिनमें सेल वॉल होते हैं, और एक ऐसे जीव जिनमें सेल वॉल नहीं होते। वे जीव कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप्स जीव हैं, जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता है। ऐसे मल्टीसेलुलर जीव जिसमें सेल वॉल होते हैं उसको कहा गया फंजाई, यह चौथा जगत है। और ऐसे मल्टीसेलुलर जीव जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, उन्हें हम एनिमेलिया जगत में रखें। ये 5 जगत हो गए। इस प्रकार से आर.एच. व्हिटेकर के ये 5 जगत वर्गीकरण है। और यहाँ आर.एच. व्हिटेकर ने कौन कौन से बेसिस पर वर्गीकरण किया, इन्हें हम ध्यान में रखना होगा, जो कि लाइन डायग्राम में लिखा हुआ भी है कि कौन कौन सा बेस था। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, या नंबर ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और साथ ही साथ ये प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो इसके आधार पर जो है हमने 5 जगत वर्गीकरण को देखा, जो कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया है। अब हम पुनः चलते हैं
5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले किंगडम को देखते हैं, जो कि मोनेरा है, मोनेरा जगत। ये है किंगडम मोनेरा। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, सामान्य गुण क्या हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या हैं, उन सामान्य लक्षणों की बात करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग बात करते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया, सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है। संसार में जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उन सभी को मोनेरा जगत में रखा गया है। और ये जो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीवों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वह कितना ही क्यों न विकट परिस्थिति हो, चाहे वह साल्टी एरिया हो, चाहे नमकीन मिट्टी हो, समुद्र हो, नदी हो, पहाड़ हो, बर्फ़ हो, ज़मीन के नीचे में हो, तो बैक्टीरिया की जो संख्या है वह सर्वाधिक है सूक्ष्म जीवों में। और ये सूक्ष्म जीव जो हैं, ये बैक्टीरिया नामक सूक्ष्म जीव जो हैं, वे विकट से विकट परिस्थिति में पाए जाते हैं, जहां हम जीव के रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी भी परिस्थितियों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सर्वत्र पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी नहीं होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है, बल्कि इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकन और म्यूरिन की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति म्यूरिन और पेप्टिडोग्लिकन की बनी होती है, और इस कारण ये कठोर होती है। हम जानते हैं कि सभी मोनेरा को प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। तो प्रोकैरियोट्स के जो गुण हैं कि उनमें कोशिकांग नहीं होता, झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं होते, उनमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनमें भी 70s राइबोसोम पाए जाएंगे। उनकी भी कोशिका में जो केंद्रक हैं वे केंद्रक वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उनकी जो झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली से केंद्रक क्षेत्र जो घिरे नहीं होते हैं। अब रही बात पोषण की, बात करते हैं बैक्टीरिया के पोषण की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया में लगभग सभी प्रकार के पोषण होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें वे केमोसिंथेटिक होते हैं, अर्थात नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया आदि को जो है विखंडित करता है और विखंडित करके उनसे भोजन की प्राप्ति कर लेता है। ये केमोसिंथेटिक होते हैं। जैसे हम लोग सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया जो हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ही एग्जाम्पल हैं। दूसरा प्रकाश संश्लेषी, न्यूट्रिशन का जो मोड है प्रकाश संश्लेषण। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया की हम बात करते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और खुद अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात वे स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तीसरी बात करते हैं विषमपोषी की, हेट्रोट्रॉप्स की। अब हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है ना रसायन संश्लेषी होते हैं, ना ही प्रकाश संश्लेषी होते हैं, बल्कि वे अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं। इस कारण इसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में ज़्यादातर बैक्टीरिया अपघटनकर्ता होते हैं, कुछ बैक्टीरिया परपोषी भी होते हैं। वे किसी दूसरे जीव के सतह पर या उस जीव के शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में लगभग सभी प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। अब आगे बात है इनकी संरचना की। तो बैक्टीरिया की जो संरचना होती है वह काफ़ी सरल होती है, लेकिन उनके जो बिहेवियर होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं वे काफ़ी जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। बैक्टीरिया काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर वाले जीव हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है काफ़ी जटिल है। फिर आगे बढ़ते हैं उनके उपापचय की। उनके उपापचय में कहते हैं कि बैक्टीरिया में उपापचय में काफ़ी अधिक विविधता होती है। तो हम तो अभी तुरंत बात किए हैं कि काफ़ी अधिक विविधता होती है उपापचय में, जिसके कारण हम यहाँ देखते हैं रासायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, विषमपोषी, ये क्या है? ये जो है उपापचय के डाइवर्सिटी को बतलाता है। इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी और किसी जीव में नहीं होता। जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में
इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। तो मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी बैक्टीरिया में होती है, मोनेरा जगत में होती है। तो ये रहे आपके मोनेरा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब रही बात, हम करते हैं बैक्टीरिया की, क्योंकि मोनेरा को पढ़ने का मतलब हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं तो बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, तो कहते हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सेल वाल के स्ट्रक्चर के आधार पर, कुछ बैक्टीरिया के सेल वाल कोशिका भित्ति अलग तरह की बनी होती है, कुछ बैक्टीरिया की कोशिकाएं भित्ति जो होती है वो अलग तरह की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर हम लोग बैक्टीरिया को दो भागों में बांटे हैं, दो वर्गों में बांटते हैं। वे दो वर्ग कौन से हैं, तो वे दो वर्ग हैं आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दैट इज आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया में क्या होता है, तो आर्ची बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसमें ब्रांच्ड चेन लिपिड होते हैं, उनमें ब्रांच्ड चेन लिपिड होते हैं। और यू बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उनमें पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड होते हैं। तो यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया, और आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया ये किसके आधार पर बांटे गए हैं, तो सेल वॉल स्ट्रक्चर के आधार पर बैक्टीरिया को दो वर्गों में बांटे हैं। अब चलते हैं आर्ची बैक्टीरिया के हम वर्गीकरण को देखते हैं। आर्ची बैक्टीरिया को हमने वर्गीकरण किया है, उनको बांटा गया है किसके आधार पर, तो वास स्थान के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर आर्ची बैक्टीरिया को तीन वर्गों में बांटा गया। और आर्ची बैक्टीरिया के वर्गीकरण में क्या देख रहे हैं, तो हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स ये क्या होते हैं, जो साल्टी एरिया में आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, जो साल्टी एरिया में नमकीन वातावरण में, नमकीन क्षेत्र में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। ये जो होते हैं एनारोब्स होते हैं, अर्थात वायु की अनुपस्थिति में ये जीवन यापन करते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स ये क्या होते हैं, ये हॉट स्प्रिंग में, गर्म वातावरण जहाँ पर बहुत अधिक गर्म होता है, गर्म क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है 70 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस, उस वातावरण में जो बैक्टीरिया हैं वे बैक्टीरिया कहलाते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। और ये जो होते हैं एरोबिक होते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जीवन यापन करते हैं। तीसरे हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस बच्चों इम्पोर्टेंट है। मिथेनोजेंस कहाँ होते हैं, तो मिथेनोजेंस मार्सी एरिया में होते हैं, दलदली वाले क्षेत्र में होते हैं। मार्सी एरिया में मिथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये रूमिनेंट्स जो हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रूमिनेंट्स जो भी जीव हैं उनके गट्स में पाया जाता है, उनके आहार नाल में पाया जाता है। और ये वहाँ सेलुलोज का पाचन करते हैं, और सेलुलोज का पाचन करके ये मीथेन गैस निकालते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो गोबर गैस जो हम लोग पढ़े हैं, गोबर गैस के बारे में पढ़े हैं, गोबर गैस में ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया ही क्या होते हैं, तो मीथेन गैस निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें आर्ची बैक्टीरिया। हाँ, तो बच्चों अब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। यू बैक्टीरिया अर्थात वास्तविक बैक्टीरिया, जिनकी संख्या हमारे इस पृथ्वी में, हमारे इस वायुमंडल में सर्वाधिक है, इनकी पहचान क्या होती है, तो जितने भी यू बैक्टीरिया हैं उनके जो सेल वाल होते हैं वे कड़ी भित्ति वाले होते हैं। और कुछ यू बैक्टीरिया जो मोटाइल हैं उनमें फ्लैजेलम पाया जाता है, और फ्लैजेलम के कारण ही वे एक जगह से दूसरे जगह गति करते हैं। तो यू बैक्टीरिया की पहचान क्या है, तो यू बैक्टीरिया की पहचान है कड़ी भित्ति तथा फ्लैजेलम युक्त जो बैक्टीरिया हैं उन्हें यू बैक्टीरिया कहा जाता है। और यू बैक्टीरिया की संख्या सर्वाधिक है, आर्ची बैक्टीरिया से कहीं अधिक है।
अब यहाँ पर जो फ्लैजेलम की बात किए गए, इस फ्लैजेलम के क्या टाइप्स हैं, फ्लैजेलेशन के टाइप्स क्या हैं, तो उस टाइप्स में 4 टाइप्स। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस अर्थात कहने का मतलब है बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजेला होना, फ्लैजेला होना। लोफोट्राइकस अर्थात बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजेला के समूह का होना। लोफोट्राइकस का मतलब हुआ एक सिरे पर फ्लैजेला के समूह का होना। यदि बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजेला के समूह हैं तो उस बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस बोलेंगे। तीसरा है एम्फीट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया के जो 2 सिरे हैं उन दोनों सिरे पर फ्लैजेला के समूह होते हैं तो उन्हें बोला जाता है एम्फीट्राइकस। नाम ही एम्फी है 2। पेरीट्राइकस, पेरी का मतलब होता है चारों ओर, उसकी सतह पर। तो जब ये फ्लैजेला बैक्टीरिया के शारीरिक सतह पर चारों ओर फैले होते हैं तो उन्हें पेरीट्राइकस कहते हैं। ये फ्लैजेलम तो हम समझ रहे हैं, फ्लैजेला जो है यह बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है। अब रही बात ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को जो है हम लोग वर्गीकृत कर रहे हैं, उनके प्रकार में बांट रहे हैं। तो किसके आधार पर? तो न्यूट्रिशन के मोड के आधार पर, पोषण के विधि के आधार पर हम यू बैक्टीरिया को 3 भागों में बांटते हैं। एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया को पढ़ते हैं। दूसरा जो है केमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, रसायन संश्लेषी। और तीसरे हैं हेट्रोट्रॉफ अर्थात विषमपोषी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं? तो हम जानते हैं कि वे सभी जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करता है उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उस ऑटोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेटिक की बात होती है तो साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया में प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं और क्लोरोफिल ए के पाए जाने के कारण साइनोबैक्टीरिया जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद तैयार करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में लिखा गया है कि साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका वाली होती है। कॉलोनियल होते हैं, समूह में पाए जाते हैं। और उनके जो समूह होते हैं वह समूह चारों ओर से जेलीनुमा आवरण द्वारा घिरा होता है। जेलीनुमा आवरण द्वारा घिरा होता है कॉलोनी, जब कॉलोनियल होते हैं। ये फिलामेंटस होते हैं, तंतुमय होते हैं। और ये समुद्र में पाए जाते हैं, अधिकांश समुद्र में होते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, धरती पर भी पाए जाते हैं। ये अलगी हैं जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। अर्थात साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, समूह में पाए जाते हैं, फिलामेंटस होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं तथा ये धरती पर भी पाए जाने वाले अलगी हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसलिए होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल दिए गए हैं, नॉस्टॉक और एनावेना। नॉस्टॉक और एनावेना ये जो साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। और नॉस्टॉक और एनावेना की जो रचना देखी जाती है तो उनमें जो फिलामेंट होता है वह कोशिका की बनी होती है। और उन कोशिकाओं में बीच बीच में हेट्रोसिस्ट अलग टाइप की कोशिका है। उसी हेट्रोसिस्ट कोशिका में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। नॉस्टॉक और एनावेना नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य हेट्रोसिस्ट कोशिका के अंदर होता है। ये बात हम फोटोसिंथेटिक की बात कर लिए, साइनोबैक्टीरिया की बात कर लिए।
केमोऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं। तो केमोऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस जैसे नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, अमोनिया हैं, इनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण से जो भोजन की प्राप्ति होती है, इन्हीं भोजन पर ये केमोऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत जो है सल्फर बैक्टीरिया को हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो हैं ये हमारे इस वायुमंडल के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग करने का कार्य करता है, पुनर्चक्रण करने का कार्य करता है। इस दृष्टिकोण से केमोऑटोट्रॉफ्स जो हैं वे हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हेटरोट्रॉफ्स की बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। इनमें ज़्यादातर बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। ज़्यादातर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हैं वे अपघटनकर्ता हैं। कुछ परजीवी भी हैं। तो उनमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, तो अधिकांश बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूध से दही जमाने वाला बैक्टीरिया, लेगुमिनस रूट जो हैं, दलहन पौधे की जड़ें में जो लेग्यूम होती है, उनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है, जिसमें हम लोग राइजोम को पढ़ते हैं। तो लेगुमिनस रूट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है, इस क्रिया को करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वे हेटरोट्रॉपिक हैं। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इन बैक्टीरिया की काफ़ी बड़ा योगदान है। और कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, साइट्रस कैंकर जैसे रोग उत्पन्न जो हैं ये बैक्टीरिया करते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इनमें जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो जनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, वह मेनली फिजन द्वारा होती है, खंडन विधि द्वारा होती है। और विकट परिस्थिति में कुछ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वे स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और वह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसके बाद ये लैंगिक जनन भी करते हैं। इनमें युग्मनज का फ्यूजन होता है और इस प्रकार से कहने का मतलब है कि अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों तरह से बैक्टीरिया जनन क्रिया करते हैं। तो हमने यू बैक्टीरिया का सारा एनसीईआरटी का मटेरियल को हमने देखा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब रही बात, अगर आप लोगों को इसका देखना है, उतारना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट में, हम लोग माइकोप्लाज्मा को पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा हम जानते हैं, माइकोप्लाज्मा क्या है, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं जॉकर, जॉकर ऑफ प्लांट, जॉकर ऑफ प्लांट बोलते हैं इसको। यह क्या होता है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। दूसरी बात है, ये जो है माइकोप्लाज्मा, ये संसार की सबसे छोटी जीवित कोशिका है, स्मॉलेस्ट जीवित सेल है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अपने आप को जीवित रखता है और ये जो हैं प्लांट तथा पौधे में रोगजनक भी होते हैं। O2 की अनुपस्थिति में भी रह सकता है। ये पैथोजेंस भी है। तो बच्चों,
माइकोप्लाज्मा के बारे में, जोकर ऑफ प्लांट कहा जाता है इसको, और इसमें सेल वाल नहीं होते। और ये जो है संसार के सबसे छोटे जीवित सेल हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अपने आप को जीवित रखता है। प्लांट तथा एनिमल में ये कुछ रोग भी उत्पन्न करने वाले हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी के एक एक बिंदु को हमने आप लोगों के सामने रखा, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास यहीं तक